नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार, आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। यानी जो उपन्यास है मानस का हंस जो उपन्यास है उसकी कथा वस्तु क्या है। देखिए, दो रचनाएं, एक रचना है रामायण और दूसरी है रामचरितमानस। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। यहाँ जो मानस शब्द है ये रामचरितमानस से लिया गया है। तो इस प्रकार, और रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं ये तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार जो तुलसीदास का मानसिक विकास है ये संबंधित है किस उपन्यास से? मानस का हंस उपन्यास से। ऑप्शन डी सही है। यहाँ कह रहा है कि बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन ये झांसी की रानी उपन्यास से संबंधित है। लोरिक चंदा की लोक कथा ये चंदायन उपन्यास से संबंधित है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवान ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। क्या खराब कर दी है? मिट्टी खराब कर दी है, या बालू खराब कर दी है, या सूरत खराब कर दी है, या दिमाग खराब कर दी है। देखिए, दिमाग होगा नहीं और सूरत भी नहीं होगा, बालू भी नहीं होगा। यह कह रहा है कि इसमें ऑप्शन ए होगा मिट्टी। यह कह रहा है कि आज कल के नौजवान ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी। इसमें ऑप्शन ए सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब जो उनका शोक था वो सब कुछ भूल कर अपना हाथ मलने लगे और तीर और जो बाण था उनका बाण और तीर कर चलाने के लिए उठ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि संसार अब हमारे शत्रु को रणभूमि में मृत पड़े देखेगा। इस पंक्ति में, ये महाभारत की पंक्तियां हैं, कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए, रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये रस 9 है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। जो अद्भुत रस है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। और शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि क्रोध, इसमें क्रोध आ जाता है अर्जुन को। तो क्रोध किसमें है? क्रोध रौद्र रस में है। क्रोध किसमें है? क्रोध रौद्र रस में है, इसलिए रौद्र ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है।
भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है। इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। कौन सा असत्य कथन है? पहला कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। देखिए, घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष। सघोष को ही घोष कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अघोष है, अघोष में यहां लिख देते हैं। अघोष में वर्गीय व्यंजनों का कोड होता है 12। अघोष में वर्गीय व्यंजनों का कोड 12 होता है और इसमें तीनों प्रकार के सा होते हैं, जैसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। और ये नुक्ता वाला जो फा होता है, ये होता है इसमें अघोष में। अब ये जो सघोष या घोष वर्ण है, इसमें क्या 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 होता है? इसमें वर्गीय व्यंजनों का कोड 345 होता है और इसमें सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होता है। सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और इसमें होता है हा और एक होता है नुक्ता वाला जा। 345 यहां पर है। अब यहां पर देख लेते हैं कि कह रहा है कि पहला कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। अब देखिए, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। हाँ, तो ये पहला व्यंजन, ये दूसरा व्यंजन, ये दोनों अघोष हैं, ये दोनों अघोष हैं, ये भी सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। हाँ, यहाँ देखिए सभी स्वर घोष में आते हैं, तो ये भी बात सही है। कह रहा है सभी विसर्ग सघोष है। नहीं, जो विसर्ग है, विसर्ग अघोष के अंतर्गत आता है, यानी सभी विसर्ग अघोष हैं। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी गलत है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? देखिए, कारक की संख्या हिंदी में 9 है, यानी कारक की संख्या हिंदी में 9 है। कौन कौन से कारक हैं? जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हैं। हिंदी में 8 कारक हैं। कितने कारक हैं? 8। यहां पूछ रहा है करण कारक। जो करण कारक का चिन्ह होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। और यह कह रहा है करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो करण कारक में के द्वारा चिन्ह होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए द्वारा सही हो जाएगा। का तो संबंध में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे रे अरे। तो ये जो का है ये संबोधन में आता है, संबोधन कारक में। संबोधन कारक में पर पे ये दोनों का किस में आते हैं? अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला कह रहा है कि इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? तत्सम, देखिए तत्सम और तत्भव,
ये दोनों शब्द हैं। तुरंत तुरंत मतलब होता है अभी। तत्कालीन, तत्कालीन मतलब होता है उसी समय का, उसी समय का। और ये जो तत्काल, तत्काल मतलब होता है बिना देर किए हुए, जैसे बिना देर किए हुए किसी कार्य को करना, बिना देर किए हुए किसी कार्य को करना, तो ये तत्काल होता है। उसी समय का, ये तत्कालीन, ऑप्शन सी सही है। तत्कालीन का मतलब होता है उसी समय का। जैसे ये कहा जाए कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था या तत्कालीन था। यह कहा जाए कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समय या सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के तत्कालीन था, तो मतलब उसी समय का बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी सुख से रहना। हाँ, ये बात सही है। चैन की बंसी बजाना मतलब सुखी से रहना, यहाँ हो जी सुखी से रहना। धीरे धीरे काम करना, ये नहीं होगा। बात पर अड़े रहना, ये भी नहीं होगा। और प्रतीक्षा करना, ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ये सही है, सुखी से रहना। बात पर अड़े रहना का मुहावरा होता है टस से मस ना होना। प्रतीक्षा करना का मुहावरा होता है बाट निहारना या बाट देखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, यह बात सही है। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, यह भी बात सही है। और जो बहुत कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय है, यह भी बात सही है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय है, और जो मापा जा सके वो परिमेय है। इसमें लिखा है जो अनुकरण करने योग्य हो वो विश्वसनीय नहीं होगा, वो अनुकरणीय होगा, अनुकरणीय। इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं, इस पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जो इसमें है, इसमें रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोग भूल गए हैं उपन्यास कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी, और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी वाला, ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है। और जो इनकी रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की, हिम तरंगिणी, इसी रचना पर इनको दिया गया है। हिम तरंगिणी रचना पर इनको दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन बी सही है। जो गिरिजा कुमार माथुर हैं, इनको जो उपन्यास पर मिला है ये मैं वक्त के हूँ सामने उपन्यास पर गिरिजा कुमार माथुर को मिला है 1961 ईस्वी में। जो नारायण यानी कुंवर नारायण सिंह है, कोई दूसरा नहीं, इस उपन्यास पर इनको मिला है 1995 ईस्वी में। और त्रिलोचन है, त्रिलोचन को मिला है ताप के ताए हुए दिन, इस उपन्यास पर 1981 ईस्वी में। और जो रघुवर सहाय हैं, रघुवर सहाय को 1984 ईस्वी में लोग भूल गए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं संविधान वाली हैं और दो भाषाएं हैं वो अन्य भाषाएं हैं। एक राजस्थानी भाषा है और दूसरी अंग्रेजी भाषा है। इस प्रकार 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं? अच्छा,
जो जैनेन्द्र कुमार हैं, इन्हें 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी एक मुक्ति बोध रचना पर। ये भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना का नाम भूले बिसरे चित्र है। भूले बिसरे चित्र पर दिया गया था। ये जो अमृत नागर हैं, अमृत नागर को दिया गया था 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष उपन्यास पर। अमृत और विष उपन्यास पर। इसमें ऑप्शन सी सही, मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो चाबुक है। ये चाबुक निबंध है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? यानी कि कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास ये देव की रचना है। किसकी रचना है? ये देव की रचना है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी सही है। देव ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 में ऑप्शन डी सही है। भाव विलास और रस विलास जो कृति है वो देव की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है, वह धीमी स्वर बोला। ये कुछ सही नहीं बैठता है, गलत है। वह धीमे स्वर बोला, धीमे होगा, धीमे नहीं, यहाँ पर अंक की बिंदी होनी चाहिए, ये भी गलत है। वह धीमे स्वर में बोला, ये बात सही है। वह धीमी स्वर में बोला, ये गलत है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? लिखा है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कह रहा है कि समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। देखिए, जो अलंकार होता है, अलंकार, तो अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाता है? काव्य की, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दा अलंकार होता है और दूसरा अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार होता है। जो शब्दा अलंकार होता है ये शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, और जो अर्था अलंकार होता है ये अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। अब जो अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, मतलब इसमें ता जो वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यही कह रहा है अनुप्रास अलंकार में कि समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। तो ये तो बात सही है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, और रघुवर राजा रघुवर क्या है, ऐसे कुछ करके है। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए रा की पुनरावृत्ति हुई है। और तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता वर्ड की पुनरावृत्ति या आवृत्ति हुई है। तो इसलिए ऑप्शन ये सही है, कहता है ये अनुप्रास अलंकार में होता है, तो बात सही है। श्लेष अलंकार कहता है एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी बात सही है। श्लेष अलंकार जैसे उदाहरण है, जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। पानी का मतलब है जो मोती के ऊपर वाली चमक होता है वो पानी। दूसरा पानी का अर्थ है कि जो व्यक्ति का मान सम्मान है वो वाला पानी। तीसरा पानी का अर्थ है पीने वाला पानी। ये तीन अर्थ हैं पानी के, तो इसीलिए ये भी सही ये कहता है कि एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, बात सही है। कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है या प्रकट की जाए, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये भी बात सही है। जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि जनु जानो
मनु मानो, जनहु मनहु, ये शब्द जिसमें आते हैं उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तभी तो ये इसका उदाहरण है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ऑप्शन सी भी सही है। अगला कह रहा है डी कि जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। नहीं, ये बात गलत है। इसमें यह होना चाहिए कि उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है। उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी की ही सारी है कि सारी ही की नारी है, और नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, इसमें संदेह अलंकार है। इसमें संदेह अलंकार है, तो ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। नागा अर्जुन का जो उपन्यास है वरुण का बेटा, इनके उपन्यास का नाम वरुण का बेटा है। भैरव प्रसाद गुप्ता जो हैं, इनके उपन्यास का नाम है गंगा मैया। राही मासूम रजा का जो उपन्यास है यह है आधा गांव। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो उपन्यासकार है यह झीनी बीनी चदरिया, इनके उपन्यास का नाम है झीनी बीनी चदरिया। तो इसमें कह रहा है कि गंगा मैया किसका उपन्यास है, तो भैरव प्रसाद गुप्ता का उपन्यास है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। नेगेटिव पहचाना है, देखो पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, बिल्कुल सही है। अल्प विराम मतलब कामा, तो ये कामा का चिन्ह है, ये भी सही है। कह रहा है उद्धृढ़ चिन्ह, उद्धृढ़ मतलब हाँ ये भी सही है, उद्धृढ़ का चिन्ह है ये। योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये संक्षिप्त का चिन्ह है, संक्षिप्त का चिन्ह है। और योजक का चिन्ह, जो योजक का चिन्ह होता है ये ऐसे हो जाए, जैसे रात और दिन, तो रात और दिन के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है, ये योजक चिन्ह है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या होगा। कह रहा है कि पछताना, नहीं ये सही नहीं है। कह रहा है असमंजस में पड़ना, हाँ ये बात सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है, असमंजस में पड़ना। अब इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन हैं। देखिए नासिक के व्यंजन जो वर्गों के पंचम वर्ण हैं वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें नाक से बोला जाता है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, न और मा, ये पंचम वर्ण हैं और इन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। इसे दोबारा लिख देते हैं, ये पंचम वर्ण है। तो ये कह रहा है कि नासिक व्यंजन या कौन है, तो ना है इसके अंतर्गत, इसलिए ना नासिक के वर्ण है, ऑप्शन ये सही है। जो चा है, चा तालव्य वर्ण है। जो ये अड़ा है, अढ़ा ये मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। और ये जो है द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत भी आता है, द्विगुण व्यंजन। सा ये तालव्य शाह है, और ये आता है किसमें, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी आता है, ऊष्म व्यंजन के भी अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसमें ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करना है, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है।
अगला कह रहा है कि निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। अब यहाँ देखिए निबंध बार बार आ रहा है, एक बार यहाँ निबंध आया है और दूसरी बार यहाँ निबंध आया है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और यस्य के अर्थ में प्रयोग ग्रहण किया जाता है निबंध को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है और प्राचीन साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। आगे चलते हैं, आगे है उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। यहाँ उल्टे की बात कर रहा है। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। यानी कि जो निबंध है वो कहाँ से लिखने की परंपरा का आरंभ होता है? भारतेंदु युग से। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यहाँ यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं और सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है और भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। ये गद्यांश था। अब हमें उन 5 प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, ये 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है। इसमें क्या शीर्षक है? शीर्षक के मतलब होता है जो गद्यांश है, गद्यांश किस पर आधारित है, गद्यांश का मूल भाव क्या है। तो बार बार उसमें किसका बात कर रहा था? हिंदी साहित्य की बात कर रहा था या गद्य विधाएं की बात कर रहा था या निबंध की बात कर रहा था? तो निबंध की बात कर रहा था। ऑप्शन सी सही है। निबंध क्या है? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? भक्ति काल उसमें आया ही नहीं कभी। भारतेंदु युग, हाँ भारतेंदु युग आया है कि भारतेंदु युग से निबंध का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन बी सही है। द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये उसमें आया ही नहीं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो हम ग्राफ में मतलब गद्यांश में देख लेते हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? यहाँ देखिए, आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है और मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। क्या है? स्वाधीनता है। तो स्वाधीनता उसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्वाधीनता, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजी के कंपोजिशन और यस्य के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ये बात सही है, हमने भी वहाँ पढ़ा है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख मिलता है। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। ये हमारी दूसरी या तीसरी लाइन ही थी। डी है, वर्तमान काल के निबंध में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता। ये बात गलत है। व्यक्तित्व और यानी कि व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं, गुण होता है। यहाँ होता है सही, इसलिए यहाँ पर नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन पहचाने। वहाँ असत्य था, यहाँ सत्य को पहचानना है। यह कह रहा है कि गद्य काव्य का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। नहीं, वहाँ पर केवल गद्य है, काव्य का उल्लेख नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ये बात सही है। ये भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। नहीं, ये बात कहीं निबंधों का विकास की बात कहीं है ही नहीं, उल्टा कुछ ऐसा कहा गया है, तो ये नहीं होगा। फिर है, भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता। नहीं,
आधुनिक माना जाता है, ये नहीं है, इसीलिए ये भी गलत होगा। तो केवल इसमें ऑप्शन बी सही, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे, यानी कि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।